भारत का सबसे ट्रस्टेड बिजनेस हाउस कहा जाने वाला टाटा ग्रुप आज खुद एक ट्रस्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। जिस कॉन्ग्लोमेरेट ने 156 इयर्स तक अपनी इंटीग्रिटी, मॉरल कैपिटलिज्म और नेशन बिल्डिंग के पॉलिसी को अपना सबसे बड़ा प्रचार बनाया, आज उसके अंदर अब एक ऐसी पावर स्ट्रगल चल रही है जो सीधे देश के दो सबसे टॉप मिनिस्टर्स अमित शाह और निर्मला सीतारमण तक पहुंच गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, टाटा ट्रस्ट, जिसके पास टाटा सन्स का 66% हिस्सा है, वही असल में पूरे टाटा एम्पायर का दिल है। और अब इसी ट्रस्ट के अंदर बोर्ड रूम में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें नए और पुराने, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेडिशन के बीच टकराव दिख रहा है। 25 लाख करोड़ के बिजनेस एम्पायर और देश के जीडीपी में लगभग 4% हिस्सा देने वाले टाटा ग्रुप के लिए यह सिर्फ एक इंटीग्रल इशू नहीं है, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए कंसर्न का मामला बन गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज आपस में टकरा रहे हैं और सिचुएशन इतनी गर्म हो गई है कि गवर्नमेंट को बीच में मध्यस्थ बनाना पड़ रहा है ताकि देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब सवाल ये है कि एक लेगेसी जिसे रतन टाटा ने अपनी विजन और एथिक्स से बनाया था, क्या वो अपनी यूनिटी और ट्रस्ट को संभाल पाएगी? टाटा ट्रस्ट के अंदर जो कभी एक यूनाइटेड और डिसिप्लिन्ड सिस्टम माना जाता था, अब वहीं पर एक खुला पावर स्ट्रगल चल रहा है। बोर्ड के अंदर अब दो कैंप्स बन चुके हैं। एक तरफ नोएल टाटा कैंप, जिसमें नोएल टाटा, जो रतन टाटा के हाफ ब्रदर और टाटा ट्रस्ट के करंट चेयरमैन हैं, उनके साथ है वेणु श्रीनिवासन, टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन, और विजय सिंह, पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी। दूसरी तरफ है मेहली मिस्त्री कैंप, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रतन टाटा के पुराने दोस्त और साइरस मिस्त्री के कजन मेली मिस्त्री। उनके साथ हैं परमित झावेरी, एक्स सिटी बैंक सीईओ, जहांगीर एचसी जहांगीर हॉस्पिटल के चेयरमैन, और सीनियर लॉयर डेरियस कंबाता। ये टकराव एक छोटी सी लगती रीअपॉइंटमेंट से शुरू हुआ, लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुद्दा था विजय सिंह को टाटा सन्स के नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में फिर से अपॉइंट किया जाए या नहीं। नोएल टाटा और उनका कैंप चाहते थे कि सिंह अपनी पोजीशन पर बने रहें और उन्हें उनके एक्सपीरियंस और कंटिन्यूटी का रीजन दिया। लेकिन मेली मिस्त्री और उनके ग्रुप ने इस प्रपोजल का विरोध किया, यह कहकर कि गवर्नेंस रूल्स और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए। मेली मिस्त्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो शाहपुर पलोंजी ग्रुप के मालिक शाहपुर मिस्त्री के फर्स्ट कजन हैं, जिसका टाटा सन्स में 18.37% की हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये रही है कि टाटा ट्रस्ट के 156 इयर्स के इतिहास में पहली बार वोट करानी पड़ी। रतन टाटा के दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके जमाने में हर डिसीजन कंसेंसस से लिया जाता था, बिना किसी पब्लिक डिसएग्रीमेंट के। लेकिन इस बार वोटिंग के बाद रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया और विजय सिंह ने रिजाइन कर दिया। इस एक वोट ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक रीअपॉइंटमेंट का इशू नहीं रहा, बल्कि ये दिखाता है कि टाटा ट्रस्ट के अंदर अब पहली बार यूनिटी की जगह कैंप्स बन गए हैं। एक तरफ लोग हैं जो रतन टाटा के ट्रेडिशनल मॉडल को प्रिजर्व करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो ट्रांसपेरेंसी और नए रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। यही वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहां से टाटा ग्रुप के अंदर का ट्रस्ट डेफिसिट दिखने लगा है। इसके कारण टाटा सन्स को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज फॉलन बाय $93 बिलियन। ये सब शुरू हुआ रतन टाटा के अक्टूबर 2024 के देहांत के बाद। टाटा ट्रस्ट की लीडरशिप नोएल टाटा के हाथ आई। उनके आते ही एक नया रूल लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि 75 ईयर्स से ऊपर के ट्रस्टीज को हर साल प्री अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यही रूल इस पूरे टसल का इमीडिएट ट्रिगर बना। लेकिन असल लड़ाई सिर्फ एज रूल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे और भी गहरे इश्यूज छिपे हैं। मेली मिस्त्री कैंप का कहना है कि ट्रस्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, उन्हें की डिसीजन से अलग रखा जा रहा है और गवर्नेंस सिस्टम को मॉडर्न बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ नोएल टाटा कैंप का मानना है कि टाटा लेगेसी का मतलब ही है डिस्क्रिएशन, ट्रस्ट और कंसेंसस, और इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखना जरूरी है।
मतलब एक तरफ नए जमाने की कॉर्पोरेट रिफॉर्म की डिमांड है और दूसरी तरफ पुरानी टाटा परंपरा को बचाए रखने की कोशिश। सरकार को इस पूरे मैटर में इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि टाटा ग्रुप सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नहीं है बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक इकोसिस्टम का बैकबोन है। ये ग्रुप 25 लाख करोड़ से ज्यादा के बिजनेसेस को कंट्रोल करता है और देश के जीडीपी का लगभग 4% कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में अगर टाटा ट्रस्ट के अंदर लंबी लड़ाई चलती रही तो उसका सीधा असर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है और टाटा सन्स के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी रुक सकते हैं, चाहे वो एक्सपेंशन प्लान्स हो या आरबीआई के लिस्टिंग मैंडेट्स जैसे रेगुलेटरी मैटर्स। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पर्सनली स्टेप लिया। दोनों ने नोएल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दिल्ली बुलाकर क्लियर मैसेज दिया, स्टेबिलिटी और गवर्नेंस पर फोकस रखो और ग्रुप को स्मूथ फंक्शनिंग को किसी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से नुकसान ना होने दो। ये दिखाता है कि सरकार बोर्डरूम कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने से रोककर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर रही है। इस पूरी कहानी का एक और क्रूशियल एंगल है टाटा सन्स की लिस्टिंग बैटल। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफाई करके उन्हें 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का ऑर्डर दिया है, लेकिन टाटा सन्स ने आरबीआई से डी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट डाली, ये कहकर कि वो कोई लेंडिंग बिजनेस नहीं चाहता, इसीलिए उन पर लिस्टिंग रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ शापूरजी पलोंजी ग्रुप, जिसके पास टाटा सन्स में 18.37% हिस्सेदारी है, इस लिस्टिंग के स्ट्रांगली फेवर में है। उनका कहना है कि लिस्टिंग से उनके शेयर्स का रियल मार्केट वैल्यू अनलॉक होगा, जिससे वो अपनी डेब्ट क्राइसिस से निकल सकते हैं। पर टाटा ट्रस्ट इसे अपोज करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पब्लिक लिस्टिंग से कंट्रोल और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों खत्म हो सकते हैं। इस मुद्दे ने ट्रस्ट और एसपी ग्रुप के बीच पुराने टेंशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ गवर्नेंस और स्टेबिलिटी की चिंता है और दूसरी तरफ लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड, और यही वजह है इस पूरे टसल के स्टेक्स बहुत बड़े हैं। टाटा ग्रुप के अंदर 400 से ज्यादा कंपनीज हैं, जिनमें से 29 लिस्टेड है और उनका टोटल मार्केट कैप लगभग $328 बिलियन है। दोस्तों, मतलब ये एक ऐसा कॉन्ग्लोमेरेट है जिसका असर पूरी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर टाटा ट्रस्ट के अंदर ये गवर्नेंस डेडलॉक लंबा चला तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्रुप के मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर पड़ेगा, चाहे वो एयर इंडिया का ग्लोबल एक्सपेंशंस हो या इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स पर भी इसका असर दिख रहा है। पिछले एक साल में टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में लगभग $93 बिलियन का मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स भी इस इंटरनल इंस्टेबिलिटी को लेकर अनईजी हैं। इसी बैकड्रॉप में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एक बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में है। उन्हें हमेशा एक न्यूट्रल टेक्नोक्रेट के रूप में देखा गया है, जो पॉलिटिक्स से परे रहकर सिर्फ परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर फोकस करते हैं। अब तक उन्होंने दोनों कैंप्स नोएल टाटा और मेहली मिस्त्री के ग्रुप के बीच बैलेंस बनाए रखा है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, दोनों फैक्शंस उन्हें अपनी साइड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चैलेंज ये है कि क्या चंद्रशेखरन इस थिन लाइन पर चलते हुए टाटा ग्रुप की स्टेबिलिटी बनाए रख पाएंगे? उनकी लीडरशिप ही डिसाइड करेगी कि क्या टाटा एम्पायर अपने मॉरल कैपिटलिज्म के लेगेसी मॉडल को इस पावर ट्रांजिशन के दौरान भी जिंदा रख पाता है या इंटरनल रिफ्ट्स उसके कोर वैल्यूज को हिला देते हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या टाटा ट्रस्ट, जो कभी इंटीग्रिटी, रिस्ट्रेंट और यूनिटी का सिंबल माना जाता था, अब भी मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रेशर को झेल पाएगा? रतन टाटा के दौर में जहां डिसीजंस कंसेंसस और फेथ पर लिए जाते थे, आज वही सिस्टम एक क्रॉस रोड पर खड़ा है, जहां लेगेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में टकराव है। क्या टाटा ग्रुप अपने मॉरल कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स को इस नए जमाने के कॉर्पोरेट स्टॉर्म से बचा पाएगा, या फिर वही आइडल्स जिन्होंने इस एम्पायर को बनाया था अब उसके फ्रेगमेंटेशन की वजह बनेंगे? आपको क्या लगता है? टाटा एम्पायर इस स्टॉर्म से और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा या ट्रस्ट क्राइसिस एक नए दौर की शुरुआत है? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।